Students, so welcome in your today's class. Today's topic is Hardy-Wingward principle, brief accounts of evolution. So Hardy-Wingward principle, this is population. This is basically implemented in population genetics. These according this principle, the basically frequency of population are stable and constant from generation to generation. और जीन पूल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन पूल? टोटल जीन्स इन देयर एलिल्स इन अ पॉपुलेशन. टोटल जीन्स एलिल्स इन अ पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज जीन पूल. ठीक है, इट्स रिमेन कांस्टेंट. दिस इज द Hardy-Wingward principle, and this principle work when there is no evolution. कब ये काम कर रहा है? जब इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तब उस समय पर फ्रिक्वेंसी जो रहेगी, पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी, वो उसमें जीन पूल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो बेसिकली पॉपुलेशन जेनेटिक्स किसके लिए हम लोग रीड कर रहे हैं? इन टू गेट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम. अब एक टर्म आता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम. जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है? यदि जीन्स, जेनेटिक इक्विलिब्रियम मीन्स पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी इसको लास्ट सेशन जो आपका रिकॉर्ड हुआ था लास्ट लेक्चर में, उसको मैंने क्लियर किया था. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1. तो ये क्या है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम. क्लियर स्टूडेंट? ये कैसा होता है? हमेशा इसमें टोटल सम्स ऑफ ऑल एलिल फ्रिक्वेंसी हमेशा कितनी होगी? 1 होगी. इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल्स कैन बी नेम्ड p एंड q. पी और क्यू क्या है? ये फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग डोमिनेटिंग जो करेक्टर है, डोमिनेटिंग जीन्स को पी से, ठीक है, एक पी होगा डोमिनेटिंग जीन, और दूसरा जो रिसेसिव जीन है वो क्या है? क्यू है. ठीक है, तो इसको यदि हम ए से भी डिनोट करें, ठीक है, ए, और इसको डिनोट करें स्मॉल ए, ठीक है, या बी से, स्मॉल ए या बी से या क्यू से, तो ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 1. क्लियर स्टूडेंट? किसी भी तरीके से हम लेते हैं उसको ए के फॉर्म पर लें या क्यू के फॉर्म पर लें, आपका जो अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा. ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1. इसमें p और q क्या है? एलिल्स है. फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिल्स कैपिटल, एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर के लिए, एक रिसेसिव कैरेक्टर के लिए. क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फिनोटाइप. ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है? इट्स रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स. ठीक है, नेचर किस तरीके से डिफरेंट ट्रेड्स को सिलेक्ट करती है. ये जो फिगर आप लोग देख रहे हो, 3 फिगर्स, फिगर 7.9, ये फिगर क्या शो कर रहा है? फिगर शो कर रहा है दिस वन, दिस फिगर, फॉलोइंग फिगर. ये फिगर क्या शो कर रहा है? फॉलोइंग फिगर. बेसिकली दिस फिगर रिप्रेजेंटेड द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स. नेचर किस तरीके से डिफरेंट ट्रेड्स को वो सिलेक्ट करती है. इट इज़ डायरेक्शनल और इट इज़ डिसरप्टिव. क्या है? डिसरप्टिव. डायरेक्शनल और डिसरप्टिव. तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, ये एक मेन फिगर है. यस स्टूडेंट, दिस वन इज मेन फिगर. ठीक है, फिगर ए, और इसी फिगर की 3 एक्सपेंडेड फॉर्म है. ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ड्यू टू देयर फिनोटाइप कैरेक्टर. क्लियर स्टूडेंट?
जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कंडीशंस में जो फिनोटाइप ये जो फॉर्म्स हुआ है, ये एक फिनोटाइप फेवरेट बाय नेचुरल सिलेक्शन। कोई एक ट्रेड्स को नेचर ने फिनोटाइप मतलब मीन्स फिजिकली वो अपियर हो रहा है, उसको नेचर ने एक सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो उस समय पे उसकी जो मैक्सिमम पीक ये दी हुई है, और ये यदि डिफरेंट टर्म्स और कंडीशंस पर, ठीक है, कुछ कुछ कैरेक्टर कुछ एक्सपेंडेड हो गए, अलग अलग यदि एरिया पर एक्सपेंडेड हो गए, तो ये 3 तरीके के ग्राफ इसमें फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। पीक गैदर एक जो है हायर पीक एकदम हायर रहेगी, यहाँ पे पीक देख रहे हो थोड़ी सी ब्रॉड है, ये पीक क्या है, थोड़ी ब्रॉड है, यहाँ पे एकदम हायर पॉइंटेड पीक है, ठीक है। और पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, अब यहाँ पे पीक इस डायरेक्शन में ना के इस साइड पर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर 2 डायरेक्शन पर 2 फिनोटाइप कैरेक्टर इस तरीके के हैं कि वो 2 इंडिविजुअल फॉर्म पर ग्रो कर रहे हैं, और ये 2 पीक फॉर्म हो गई। पीक का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये हार्डे-बिंगवर्ग प्रिंसिपल है बेसिकली, और ये 3 ग्राफ फिजिकली क्या शो कर रहे हैं, represented the operation of natural selection on different traits. Different traits को nature किस operations के थ्रू select करती है। A जो है it is stabilized, मतलब कि एक constant स्थिति हो गई, stabilize हो गया है। B means direction, किसी एक डायरेक्शन पर मूव हो रहा है, ये आई हैव मेक हेयर एरो ऑल्सो कि अब ये इस डायरेक्शन पर मूव जरा सा हुआ है, ये पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड नहीं है। और जो C है, दिस वन C, इट इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव, क्लियर स्टूडेंट। B इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल, ये कैसा ग्राफ बन रहा है, डायरेक्शनल। और दिस वन इज स्टेबलाइजिंग, मतलब स्टेबल है, स्टेबलाइजिंग। तो यहाँ पे 3 तरीके के ग्राफ इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, जो पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन जेनेटिक्स को शो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डे-बिंगवर्ग प्रिंसिपल। सो at conclusions point of this one, the frequency of a individual in a population is simply p square. It is simply stated is another way, the probability that allele A with the frequency of p appear in both chromosomes of a diploid individuals is simply the product of probability. Similarly, P2 or similarly of AA is Q square 2QPA, hence 2P square plus 2PQ plus Q square equal to 1. इन्होंने क्या बोला है कि कैपिटल AA की जो फ्रिक्वेंसी है पॉपुलेशन में वो क्या है, वो सिंपली P स्क्वायर है, ठीक है। और Q स्क्वायर किसको कह रहे हैं, जो स्मॉल a की है वो Q स्क्वायर है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी जो भी फ्रिक्वेंसी अपीयर होगी वो कैसी है, बाय चांस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होगी, ठीक है। जो नेक्स्ट जनरेशन में जो उसकी फिनोटाइप कैरेक्टर होगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। और जैसे क्लास 10th आपने लोगों ने मेंडल्स लॉ रीड किया था, है ना। तो मेंडल्स लॉ में जीन्स, कौन सा जीन्स सेपरेट होगा ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन और वो एक न्यू ऑफ स्प्रिंग्स पाएगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी और चांस। दिस इज बायनोमिनल एक्सपेंशंस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ट्वाइस का। यदि आप इसका एक एक्सपेंशंस करो तो when frequency measure differ from expected values, the difference direction indicates the extent of evolutionary changes. Disturbances is a genetic equilibrium, means ये p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq ये हमेशा कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कब चेंज होगा, इसकी वैल्यूज जो है जनरेशन टू जनरेशन, जीन पूल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंस और डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, यदि कोई डायरेक्शन उसमें आ रहा है तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी चेंजेस को शो कर रहा है।
disturbance of genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium is change of frequency of alleles in population would be interrupted as result of evolution. Are you understood this line? यदि किसी तरीके से हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल पर कोई ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो इस इक्विलिब्रियम को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा जेनेटिक इक्विलिब्रियम को चेंज कर रहे हैं, तो वो शो कर रहा है कि वो पॉपुलेशन इवोल्यूशन उसमें हो रहा है. तो किसी भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए उसमें चेंजेस देखने पड़ेंगे, अदरवाइज वो चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल उसमें अप्लाई हो रहा है, देयर इज नो इवोल्यूशन. आई थिंक स्टूडेंट यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं? देयर आर 5 फैक्टर्स आर नोन एज अफेक्ट हार्डे-विनबर्ग इक्विलिब्रियम. 5 फैक्टर्स हैं जो हार्डे-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं. दैट विल बी शो इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन. यदि ये 5 इसमें फैक्टर्स वर्क करेंगे तो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, चेंज होने लगेगा. और जेनेटिक इक्विलिब्रियम का चेंज होना क्या शो कर रहा है कि इवोल्यूशन इसमें हो रहा है. पॉपुलेशन इवोल्यूशन, इट शो इंडिकेशन ऑफ पॉपुलेशन इवोल्यूशन. देयर आर 5 फैक्टर्स विच आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. कौन से हैं ये? जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. इसको क्या कह सकते हैं, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. नेम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ स्पीशीज या कुछ पॉपुलेशन, इंडिविजुअल पॉपुलेशंस उस जगह से कहीं माइग्रेट कर जाए तो उसका जेनेटिक पूल भी कभी कुछ पार्ट माइग्रेट कर जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, जीन माइग्रेशन हो गया, फिर जीन फ्लो, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा वर्क करता है स्मॉल पॉपुलेशन पर, अंडर ध्यान रखना है इसको, ठीक है. जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर वर्क करता है, ठीक है. और जेनेटिक ड्रिफ्ट से यदि कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस कब हो रहा है, मियोसिस 1 पर. इन प्रोफेज स्टेज आप लोगों ने रीड किया क्लास 11th में, जो प्रोफेज स्टेज होती है तो उसमें प्रोफेज 1 जो है इट इज़ वेरी वेरी बिग स्टेज एंड इट इज़ स्प्लिट इन 5, अल्टीमेटली 5 अंडर स्टेज. तो उसमें जो एक क्रॉसिंग ओवर वाली एक स्टेज है, ठीक है ना, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, पैचिटिन स्टेज, उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. एंड नेचुरल सिलेक्शन, व्हेन माइग्रेशन ऑफ a section of population to another place or population occur. इसमें क्या है, माइग्रेशन मतलब मूव हो जाना. when एक पॉपुलेशन में से कोई सेक्शन, कोई पार्ट सेक्शन या कोई एक लिमिटेड टाइप की स्पीशीज़ उसमें से उस प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाए और वहाँ पर वो रीसेट होने लगे तो उसको कहेंगे माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन. जीन फ्रिक्वेंसी चेंज इन अ ओरिजिनल एज वेल एज अ न्यू पॉपुलेशन. तो उस पहले वाली जो हैबिटेट है उसमें जीन फ्रिक्वेंसी कुछ चेंज हो जाएगी और जिस जगह पर वो पॉपुलेशन जाके शिफ्ट हुई है वहाँ पर न्यू पॉपुलेशन जो है वो कुछ नए कॉम्बिनेशन के साथ नए एरिया में शिफ्ट हो जाएगी. तो वहाँ पे कुछ नए कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे और जिस हैबिटेट से वो गई है वहाँ पर कुछ जीन फ्लो हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन. न्यू जीन्स और एलिल्स आर एडेड. अब इसमें क्या होगा, जब कोई एक ग्रुप सेक्शन जो है किसी पॉपुलेशन का एक सेक्शन वहाँ से मूव कर रहा है तो जिस जगह पे जा रहा है वहाँ पे कुछ एलिल्स ऐड हो जाएंगे और जहाँ पे जाके वो शिफ्ट हो रहा है और जिस जगह पे जा रहा है वहाँ पे कुछ जीन्स मिस हो जाएंगे. ठीक है, तो जो न्यू पॉपुलेशन होगी to the new population and these are lost the old population
that would be a genes flow in a gene migration happens multiple times. तो कभी कभी एक हैबिटेट से बहुत सारे स्पीशीज़, बहुत सारी पॉपुलेशन जब माइग्रेट हो जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इस तरीके के इफ़ेक्ट आते हैं. उस समय पर जेनेटिक इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा. दैट टाइम जेनेटिक इक्विलिब्रियम विल नॉट वर्क, इट विल नॉट स्टडी, इट विल नॉट कैसा रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट कांस्टेंट. दिस इज द जेनेटिक population genetics. Clear? The original drift population become founders and effect is called founder effect. अब क्या होगा, जो कुछ जो स्पीशीज़, कुछ पॉपुलेशन का सेक्शन जब मेन अपने हैबिटेट से चेंज होकर किसी दूसरी जगह पे गया तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, वो एक नई स्पीशीज़ को फॉर्म कर सकता है, तो इट बिकम अ फाउंडर्स. तो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर्स. ये लाइन क्लियर हो गई स्टूडेंट आप लोगों को? हमेशा फाउंडर्स कौन होगा, जो किसी एक प्लेस से नई स्पीशीज़, एक प्लेस से कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वहाँ से मूव कर जाए और एक नई जगह पे चला जाए, तो वहाँ पे एज नए स्पीशीज़ को फॉर्म करने में हेल्प करेगा. इट इज़ कॉल्ड एज फाउंडर्स and this effect is called founder effect. Microbial experiments show that pre-existing advantage mutations when selected will result in observation of new phenotype. ठीक है, इसके लिए कुछ माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ऐसा उससे रिजल्ट आया दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज म्यूटेशंस when selected will result in observation of new phenotype. कि कुछ ऐसे वेरिएशंस जो कि उस पहले से उस स्पीशीज़ में थे, वो एक एडवांस म्यूटेशन हुआ उसमें और वो एक नए तरीके का एक फिनोटाइप आ गया, फिजिकल अपीयरेंस. समझ में आया? कभी कभी फिजिकल अपीयरेंस क्यों चेंज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे म्यूटेशन हो सकता है, फाउंडर्स इफेक्ट हो सकते हैं. क्लियर? ओवर फ्यू जनरेशंस दैट वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशंस. और क्या है नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, यदि ये 5 फैक्टर्स वर्क करेंगे. कौन कौन से 5 फैक्टर्स? इट इज़ जेनेटिक जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. दीज आर द 5 फैक्टर्स. यदि ये 5 फैक्टर्स किसी पॉपुलेशन पर एक साथ कंटिन्यूस वर्क करेंगे, इट विल बी चेंज जेनेटिक इक्विलिब्रियम एंड इट विल बी शो स्पेसिएशन. यही आगे जाके यही 5 फैक्टर किसी पॉपुलेशन में वर्क करके स्पेसिएशंस को शो करेंगे. व्हाट इज स्पेसिएशन? यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 10. द न्यू स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम pre-existing species is called speciation. Clear student? तो these are the speciation. तो speciation भी in genetic जो इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, नई स्पीशीज फॉर्म हो रही है, उसके पीछे उस behind these the following factors will work, जो अभी हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके हैं. A critical over few generation that would result in speciation. मीन्स 5 फैक्टर जब एक साथ वर्क कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन वो उसमें, तो आफ्टर 3 or 4 जनरेशन जो न्यू स्पीशीज फॉर्म होगी वो ओल्ड स्पीशीज से बिल्कुल डिफरेंट होगी. दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिएशन. सो इसके लिए कोई भी आर्टिफिशियल इसमें वर्क नहीं, आर्टिफिशियल कोई फैक्टर इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन इसमें वर्क कर रहा है. नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस in where inheritable variations enabling better survival are unable to reproduce and leave greater number of progeny. समझ में आया बेटा कि ये सब फैक्टर्स स्पेसिएशन जो हो रहा है उसके पीछे नेचुरल सिलेक्शन है, जिसमें कि वो उन कैरेक्टर को और सर्वाइव जो बेटर सर्वाइवल दे रहे हैं उन कैरेक्टर से स्पीशीज़ में
एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस आएगी, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस वो आगे जाके लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगी, और दैट इज़ द बेस ऑफ डार्विनिज्म्स, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि जो भी चेंजेस नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जिसमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी दे रहा है वही एग्जिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज स्पीशीज डिमोलिश हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो सकती है। Coupled of enhanced reproductive success, natural selections makes its looks like different population. क्या बताया, धीरे 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 जैसे रिप्रोडक्टिव एनहेंस्ड होता जाएगा, ठीक है, और वो सक्सेसिवली आगे ग्रो करता जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन जो है नई पॉपुलेशन देगा जो कि एक डिफरेंट टाइप की होगी। नेचुरल सिलेक्शंस कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच वन मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। यस, अभी आप लोगों ने जो हार्डी-विंगवर्ड में जो 3 ग्राफ्स देखे हैं, यहाँ पर उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। वो क्या है कि दिया हुआ, ये दिया है ना, फाज सिलेक्शन कैन लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, मतलब नेचर यदि किसी फिनोटाइप कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रही है और वो स्टेबलाइजेशन कंडीशन पर कब होगी, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड मीन कैरेक्टर वैल्यूज़, कि एक पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एक मीन वैल्यूज़, मतलब यदि किसी में, यदि बाई द वे जैसे एक पॉपुलेशन है 100 की, एक पॉपुलेशन है 25 जो है वो हाईली मतलब एडवांस है, और 25 जो है वो वेरी पुअर है, और 25 के बीच का जो 50 का रेशो वो क्या है, वो ना तो बहुत पुअर है ना वो हाईली एडवांस है, तो नेचुरल सिलेक्शन मीन वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, और दिस इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजेशन, ठीक है। डायरेक्शनल चेंजेस किसको कहेंगे, डायरेक्शनल चेंजेस व्हेन मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, जब ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें ग्राफ चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन अभी हमने आपको बताया था ना कि वो एक दूसरे डायरेक्शन पर जा रहा है, तो मीन वैल्यू से वो शिफ्ट होके दूसरे फिनोटाइप कैरेक्टर की ओर यदि पीक और ग्राफ मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल, ठीक है। और डिसरप्शंस का मतलब होता है मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यूज इन बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मतलब इसमें 2 तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, 2 फिनोटाइप कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, वो अल्टीमेटली वो एक नॉर्मल पीक पे जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने सी फिगर पर देखा कि 2 पीक फॉर्म हो गए। 2 पीक फॉर्म होने का मतलब कि 2 फिनोटाइप कैरेक्टर एक पॉपुलेशन में पैरेलल डेवलप हो रहे हैं, समझ में आया स्टूडेंट। सो दिस इज द हार्डी-विंगवर्ड प्रिंसिपल। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हार्डी-विंगवर्ड प्रिंसिपल। आप इसको एक एक पॉइंट को रीड करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।